नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको एक अनोखी कहानी सुनाने वाला हूँ। एक लड़का और एक भूतनी की दोस्ती की कहानी। आप कहेंगे, अरे इंसान और भूतनी में दोस्ती कैसे हो सकता है? लेकिन मोहित ये बताते हैं कि हाँ, मेरे साथ में उस भूतनी ने मेरे साथ दोस्ती की थी। तो कैसी दोस्ती थी, कैसे दोस्त मिल चुकी थी मोहित को, क्या हुआ था, आइए सब कुछ जानकारी लेते हैं मोहित की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, ये इस कहानी को बीते लगभग 20 साल हो गया है। मैं उस टाइम में यंग था। मैं गांव में ही रहा करता था। उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला। मैं उदंड किस्म का लड़का था, किसी की परवाह नहीं करता था। मैं ज़्यादातर अपने कुछ दोस्त मित्र के साथ में घूमता फिरता रहता था। घर पर मेरे को कोई अब डांटने वाला नहीं था। बस मेरी माँ रहा करती थी, मेरे पिताजी बाहर नौकरी करते थे और मेरा जो घर था ना, खुशहाल था, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। लेकिन परिस्थिति कब बदल जाती है, कब क्या होने वाला है, कोई भी इंसान जानता नहीं है। कुछ ऐसे ही मेरे साथ में हुई थी। पिताजी अच्छा भला कमाते थे, अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। बहुत दवा दारू, डॉक्टर के पास, ओझा गुनी के पास, लेकिन सही नहीं हो पाते, खाट पकड़ लेते हैं। डॉक्टर जो कहते हैं कि कुछ दिन इनको बेड रेस्ट कराओ। अब पूरा दवाई उन्होंने पूरा 2 महीने का दवाई का हिसाब किताब बता दिया था। ये सब दवाई चलाते रहो, बार बार हॉस्पिटल लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये दवाई का कोर्स पूरा कर लो और तब हो सकता है कि फ़र्क आए, और ना आए तो हम दूसरा काम करेंगे, दूसरा टेस्ट करेंगे, उसकी दवाई अब लेंगे। समस्या मेरे लिए बहुत ही गंभीर हो चुकी थी। मेरे पिताजी थे ना, बहुत आलसी किस्म के इंसान थे। आलसी इसलिए बता रहा हूँ कि अपने सेहत पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे। एक तो होटल का खाना और ऊपर से अपने सेहत का एक चीज़ भी नहीं मानते थे। हेल्दी खाना की तरफ उनका कभी झुकाव नहीं था। जो भी मिल जाता बाजार में चलते फिरते खाना वाना खा लेते थे, तो सेहत तो खराब ही होना था। खैर, समस्या तो खड़ी हो गई थी। दवा दारू में बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ था। अब तो घर पर आ चुके थे। घर पर आने के बाद अब वो तो हर महीना कमाने वाले व्यक्ति थे और उसी से हमारा घर बार चलता था। और जब वो घर पर आ गए तो पैसे की अकाल तो पड़ गई थी। अब इतना भी नहीं कमाते थे कि बैंक बैलेंस हमारे पास में हो। कर्जा वर्जा ले ला करके उनका इलाज हुआ था। वो तो उम्मीद मेरे पर लगा रखे थे। उनकी नज़र में बहुत ही होशियार लड़का था, आगे चल करके उनका नाम रोशन करने वाला था, वो कहते थे। लेकिन मुझे पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान लगता ही नहीं था। मैं पढ़ाई नहीं, आखिरकार उनको पता लग चुका था कि मैं स्कूल छोड़ चुका हूँ। नाराज तो बहुत हुए थे और तब कहने लगे कि क्या तू भी मेरी तरह बनेगा, ऐसा ही मेरी तरफ काम करेगा? अरे मैं तुझको पढ़ाना लिखाना आगे तक बढ़ाना चाहता था, लेकिन तू भी लग रहा है कि मेरी ही हिसाब किताब में रह जाएगा, तरक्की नहीं कर पाओगे। वाकई में उस टाइम मुझे इन चीज़ों को परवाह नहीं था। मैं सोचता था, अरे अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो यार दोस्तों के साथ मस्ती ले लो, मजाक करने दो, घूमने दो, फिरने दो। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, हम अपने दोस्त के साथों में कभी कभी पिकनिक बनाने के लिए जाते थे। हाँ, दोस्त मुझे लेके जाते थे ना, तो खाना बनाने का काम मैं ही करता था। और मैं टेस्टी चिकन वगैरह, नॉन वेज वगैरह बहुत ही बनाता था। मैंने माँ से सीखा हुआ था। तो जो भी दोस्त पिकनिक पर जाने की कोशिश करते, मेरे बगैर तो जा नहीं सकते थे, उनको ले जाना ही पड़ता था। और मेरा काम सिर्फ रसोई संभालने का होता था। मैं उस खाना को टेस्टी रूप में बनाता था और तब हमारे साथी एंजॉय करते थे। तारीफ तो मेरी बहुत होती थी। अब इसके अलावा मेरे पास में और कोई गुण नहीं था। खेती बाड़ी नाम की थी, वो भी बटाई पर दी हुई थी, उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत अन्न था मेरे घर पर आ जाता था जब फसल का टाइम होता था। अब बाकी मेरे पास आवारागर्दी करने का सिवा और कोई काम नहीं था। लेकिन जब ये हालात घर पे हो जाती है ना, तब माँ की आंसू में देखता हूँ, वो चुपचाप बहाती रहती है। मैं उनसे पूछता हूँ कि माँ क्या हो गया, रो क्यों रही हो? पिताजी की तबीयत सही हो जाएगा, डॉक्टर बोला है,
2 महीने के लिए बेड रेस्ट का दिया है, आराम हो जाएगा, फिर काम पर लग जाएंगे। माँ कहने लगी कि बेटा बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन 2 महीना ये फिर खर्चा बर्चा सब कैसे चलेगा? तू तो कोई काम धाम करता नहीं, पढ़ाई तो तू किया नहीं, तो कौन सा ऐसा काम करेगा? अब बता ना, हमारे घर में हर चीज़ की कमी है, कहाँ से पूरी करें हम, कहाँ से पूरी करें? वो दिन बात मुझे माँ की समझ में आई थी कि मैं कोई रईस परिवार का नहीं हूँ, मैं एक गरीब परिवार का लड़का हूँ। अब मुझे अपने दोस्तों के साथ ऐसे घूमना फिरना नहीं चाहिए, मुझे अपना लिए कोई काम धंधा करना चाहिए ताकि मैं अपने परिवार का मदद कर सकूं। लेकिन मेरे पास में कोई काम आता ही नहीं था, मैं क्या करूंगा? शहर भी जाऊंगा तो मैं क्या कर लूंगा? मैं यही सोच करके घबराता था कि मैं जा नहीं पाऊंगा, मेरे पास में कोई काम आता ही नहीं है। मेरे गांव में एक पड़ोसी मेरे चाचा जो थे, दिल्ली में काम करते थे किसी सेठ के पास में ड्राइवरी की। वो जब छुट्टी आते थे ना, 15 दिन पर, महीना दिन पर, तो मैं उनसे जिक्र करता था कि चाचा मेरे लायक कोई काम है क्या? अगर कोई काम हो तो बताना। और उस टाइम वो छुट्टी पर आए हुए थे। मैं उनसे जाकर मिलता हूँ कि चाचा मेरे लायक कोई दिल्ली में काम है क्या? अब मुझे भी ले चलना साथ में। तब कहने लगे, अरे तू मौज मस्ती करना, कहाँ तू जाएगा नौकरी करने के लिए? तेरे पास पिताजी हैं कमाने के लिए, तू बैठ के आराम से खा। उनको पता नहीं था कि मेरे पिताजी की हालत ऐसी पड़ी थी। तब मैं कहने लगा, चाचा बात तो आप सही कहते हो, लेकिन पिताजी की हालत कुछ ऐसी हुई पड़ी है, मुझे काम की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, आप मुझे कहीं ना कहीं काम पर लगवा दो। तब जा कर के वो मेरी तरफ घूरने लगे। सही कह रहा, झूठ तो नहीं बोल रहा है, मुझे अभी तक मालूम नहीं, चल मैं तेरे पिताजी के देखने के लिए चलता हूँ। वो मेरे साथ घर तक आ गए। पिताजी से मिल करके तब उनको लगता है कि जो मैं उनसे कहा था बात बिल्कुल सही है। और वहीं पर कहने लगे पिताजी सामने, कितना पढ़ा लिखा है? मैं बता दिया। और तब कहने लगे, इंग्लिश वगैरह आती है? कहने की ना, थोड़ा बहुत आती है। तब क्या करेगा? वो सोचने लगे। मेरी माँ उनसे कहने लगी कि भाई साहब कोई भी काम लगवा दो कि 2 पैसे हमारे घर में इनकम हो जाए। अब देखो ना, घर के हालात आप तो देख ही रहे हो। चाचा सब समझते थे, वो कोई दूर को थोड़ी थे, पड़ोसी थे। अब हम एक दूसरे के दुख में शामिल होते थे। अब छोटा सा तो गांव था हमारा, सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, किसके पास पैसा है, कौन ज़्यादा पैसा कमा रहा है, किसके घर में शाम का चूल्हा नहीं जलता है। ये गांव में किसी से छुपता नहीं था, खबर लग ही जाती थी। अब इसके बाद वो सोचते हुए कहने लगे, ये काम है मोहित, लेकिन शायद तू कर पाए या ना कर पाए। मैं कहने लगा कि बताओ तो सही। तब कहने लगे, मेरे साहब का एक फार्म हाउस है, वहाँ पर काम करना पड़ेगा। वहाँ पर फूल वगैरह उगाए गए हैं, फूलों का बगीचा है, माली वहाँ का जा चुका है। तो गांव का रहने वाला, तुझे पता ही, अब खेती बाड़ी जब देखता ही है तो उसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। पानी देना है, उसकी गोड़ाई करना है, ये तो कर ही लेगा ना। अब महीने 15 दिन में कभी कभी खाद वगैरह देना है, वो सब तो जानता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, वहाँ रहना पड़ेगा। वो जगह दिल्ली से थोड़ी दूरी पर है। मैं और कोई भी जो हमारे परिवार का है, जो सेठ है, उनका कहना था कि सेठ जब सही थे तब तो वहाँ पर जाते थे महीने दिन पर, 15 दिन पर, लेकिन अब वो जाते नहीं हैं। उनका एक एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उनका जो पैर है लाचार हो गए, तब वो जाना बंद कर दिए। उनका बेटा बेटी विदेश में पढ़ते हैं। अब वही अपने लिए वो फार्म हाउस खरीदे थे। कभी कभी पूरा परिवार अब जाता था वहाँ पर, फंक्शन वगैरह करते थे, एंजॉय करते थे, जब छुट्टी का टाइम होता था, छुट्टी के दिन होता था। लेकिन जब से एक्सीडेंट हुआ, दोनों पैर से लाचार हो गए ना, तब वो जाते नहीं हैं। लेकिन चिंता हमेशा लगी रहती है फार्म हाउस में कि पौधे कहीं सूख तो नहीं रहे, पौधे हरे भरे हैं ना। मुझे भेजते रहते हैं हफ्ता दिन में, 15 दिन में, कि जा करके तुम चेक करके आओ, कोई कमी बेसी हो तो मुझे बताना, देखना माली समय पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई फूल सूख तो नहीं रहा है। कहने लगे कि ये काम कर लेगा ना। अब मेरी माँ जो थी वो कहने लगी, जरूर करेगा, ये कोई अनजाना थोड़ी है, गांव का रहने वाला है, सब पता है इसको, इसमें कौन सी अब साइंस की पढ़ाई करनी है, कर लेगा ना बेटा। मैं समझ गया कि अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। कहता हूँ, हाँ चाचा, ये काम तो मैं बड़ा आराम से कर लूँगा,
लेकिन खाना पीना का क्या होगा? चाचा मुस्कुराते हुए कहने लगे, तो चिंता क्यों कर रहा है? वहाँ पर सारा इंतजाम है, खाना बनाने के सारे बर्तन हैं और मैं आता जाता रहता हूँ ना। मैं राशन पानी सब कुछ व्यवस्था कर दूंगा, लेकिन तू मेरी बदनामी मत करना। समय पर फूलों का देखभाल करना है, पेड़ों को देखभाल करना है, साफ सफाई रखना है, इतना ही तो काम है। और रात में अपना आराम करना है, कहीं आना जाना थोड़ी है वहां पर। मैं राजी हो गया था। अब चाचा को भी लगा था कि अब लड़का अपने गांव का मिल गया, भरोसे का लड़का है। वो भी खुश हो गए थे। और इसके बाद हम चाचा भतीजा दिल्ली पहुंच चुके थे। मैं सेठ जी से मिला था। मैं सेठ जी को देखा था। जब वो मुझे देखे थे और तब वो पूछ रहे थे कि तुम्हें माली का काम आता है ना बेटा? और चाचा ने सब कुछ सिखा दिया कि जो भी बोले हाँ बोल देना। मैं बोला, हाँ सेठ जी, मुझे अच्छी तरह से आता है, मैं गांव का रहने वाला हूँ ना, तो पेड़ पौधे के बारे में मैं बहुत अच्छी जानकारी रखता हूँ। सेठ जी प्रसन्न हो गए थे। और तब मेरे चाचा से कहने लगे, आज ही इस लड़के को फार्म हाउस में पहुँचा दो। देखो माली को गए हुए 3 दिन हो गया है, अगर उसको आना होता तो ज़रूर आ जाता। वो पहले भी नखरे कर रहा था, ज़्यादा पैसे मांग रहा था, लेकिन काम उसके धेली भर का नहीं था। मैं देखा था उसका काम शुरू में कैसा करता है, लेकिन हमारी मजबूरी थी और कोई मिला नहीं उस जगह पर रहने के लिए, तो मुझे मजबूरी में रखना पड़ा था। चलो अच्छा हुआ तुम गांव से लड़का लेके आए। मैं भी खुश था, सेठ जी भी खुश थे। अब इसके बाद चाचा मुझे लेकर के अपनी ही कार में, जो मालिक का चलाते थे, उसी में बिठा करके अब फार्म हाउस तक लाए थे। बड़ा निर्जन इलाका था। हाँ, सड़क से ज़्यादा दूरी पर अब ये नहीं था, मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ पर आसपास में कोई बस्ती भी नहीं थी, बस्ती थी थोड़ा दूरी दूरी पर। सड़क के किनारे कुछ दुकानें वगैरह जरूर लगती थी। वहाँ पर एक चौराहा था, जो कई गांव का रास्ता वहाँ से जाता था। वहाँ पर कुछ दुकानें जरूर थी। चाचा मुझे सब समझाते हुए लेके आए थे कि देखो, अगर किसी चीज़ की कमी हो तो इस दुकान पर आ जाना, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा, जो चाहिए यहाँ पर तुम्हें उपलब्ध हो जाएगा, साग सब्जी सब कुछ मिलता है, शाम को यहाँ बाजार भी लगता है। सब कुछ बताते हुए फार्म हाउस पर पहुँचे। फार्म हाउस में जब देखा ना पहली बार, वाकई में बहुत ही सुंदर फार्म हाउस सेठ जी ने बनाया था। ऊंची ऊंची 4 दीवारी की हुई थी, ऊपर से तारों का बाड़, जैसे कोई बंदर वगैरह या कोई चोर उचक्का उसके बाउंड्री पार करके आसानी से ना आ सके। और उसमें जो फूल थे ना, बहुत ही कीमती फूल लगे हुए थे। बगीचा सुंदर सा बना हुआ था, लेकिन सब सूखने के कगार पर हुआ था। मैं खेती बाड़ी के बारे में अच्छी तरह से जानता था, इतना अच्छी नहीं, लेकिन मैं रहने वाला तो गांव का था, इतना तो मुझे पता था। मैं देख करके सब समझ गया। चाचा मुझे बताने लगे, देखो ये स्टोर है, यहाँ पर पौधों के लिए खाद जो भी है, दवाई वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। सब कुछ वो भी जानते थे, मुझे सब कुछ उन्होंने बता भी दिया कि इतने दिन में ये खाद डालना है, दवाई कितने दिन में छिड़काव करना है, सब कुछ बता दिए। मैं सामने देखा एक छोटी सी कोठी बना हुआ था। शायद सेठ जी कभी कभी आते थे तो उसी कोठी में रुकते थे। वो कोठी भी बहुत सुंदर थी। और कहने लगे, चाचा इस कोठी का साफ सफाई करना और इसमें देखना धूल मिट्टी ना जाए, दरवाजे शीशे वगैरह बंद करके रखना। और एक चीज़, बाहर के लड़के को अंदर बुलाना मत, नहीं तो पौधे वौधे तोड़ जाते हैं, फूल वगैरह तोड़ के ले जाते हैं, फिर नुकसान हो जाएगा। जो कुछ समझाना था मुझे अच्छी तरह से समझा करके चाचा चले जाते हैं। खाना पीने का सब व्यवस्था, बर्तन भाड़ा सब कुछ था, चूल्हा चौकी, ऐसी चीज़ की कमी नहीं थी, राशन भी था। अब क्या था, लेकिन मेरा मन लग नहीं रहा था। उस जगह पर बिल्कुल एकांत था और फार्म हाउस में कोई मेरे अलावा था ही नहीं। बड़ा अजीब लगता था। पहली रात मैं बड़ी मुश्किल से उस जगह पर सो पाया था। अगर पिताजी की तबीयत खराब नहीं होती ना, तो शायद ये काम मैं कभी भूल के भी नहीं करता। इतना निर्जन कभी भी अकेले में ऐसी जगह पर रहा नहीं। मुझे तो आदत थी भीड़ भड़ाका में रहने की, अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने की। यहाँ तो बस अकेले ही अपने आप से बात करना था, कोई मनोरंजन का साधन था ही नहीं। लेकिन अब करे क्या, काम तो करना ही पड़ता है। मैं ज़्यादातर फूलों में ध्यान देता था, उसी में अपना दिल लगा के रखता था कि चलो मेरा समय पास होता रहेगा। बड़े मैं मेहनत करता था,
जब मैं आया था तो वो क्यारियाँ सब सूखी पड़ी थी, मतलब उसको देख रेख अच्छी ढंग से नहीं हुई थी। कुछ फूल जो मुरझा चुके थे। मैं कड़ी मेहनत करने लगता हूँ। इतना करने में हफ्ता दिन मुझे निकल जाता है, लेकिन दिन तो निकल जाता था काम में, मेहनत में, सब कुछ मैं भूल जाता था। लेकिन जब शाम होता था ना, तो बड़ा विचित्र स्थिति हो जाती थी। मन घबराने लगता था, बेचैन हो जाता था। एकांत की वजह से कभी एकांत में रहा नहीं। घर में रहा तो मेरी माँ साथ में रहती थी, कोई बात करने वाला तक नहीं था। हाँ, उस रोड पर कई लोग आते जाते फार्म हाउस के देखते थे। मैं भी कभी जब खाली होता था, जब काम नहीं होता था, तो फार्म हाउस के अब गेट पर बैठ जाता था। आते जाते लोगों को देखा करता था। कोई मुझे देख करके कुछ देर खड़ा हो जाता था, जैसे मुझसे कोई बात करना चाहता। लेकिन चाचा ने कहा था कि देखो, बाहर के लड़के को अंदर लाने की कोशिश मत करना। तो क्या मैं किसी को दोस्त नहीं बना सकता हूँ? मैं अपने मन में सोचने लगा। अब नई नई जगह थी, नई नौकरी थी। जो चाचा ने कहा था मैं वैसा ही कर रहा था। पूरा महीना दिन निकल चुका था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मुझे बिल्कुल नहीं आई थी। हाँ, चाचा बीच में आते थे, हफ्ता दिन 10 दिन पर कोई कमी बेसी होता तो जरूर पूरी करते थे। मुझसे पूछते थे, जाकर अंदर खुद देखते थे कि जो फूल के क्यारियाँ हैं, बगीचे हैं, सही सलामत है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है। देखने के बाद में खुश हो जाते थे। कहते थे तू चिंता मत कर, सब कुछ सही हो जाएगा। मालिक को मैं सब कुछ बताता रहता हूँ। हमें बता दिया हूँ कि तू अच्छी तरह से फूलों का सेवा भाव कर रहा है, साफ सफाई भी रख रहा है। अगर उनका पैर सही होता तो देखने के लिए जरूर आते हैं। लेकिन कहते हैं कि मैं आऊँगा जरूर, चक्कर जरूर लगाऊंगा। जाते जाते फिर वो मुझसे पूछने लगे, अरे कोई तेरा यार दोस्त तो यहाँ बनाया तो नहीं है ना? मैं तेरे फितरत की जानता हूँ, तू अकेले रहने वाला व्यक्ति नहीं है। तब मैं कहने लगा, कैसी बात करते हो चाचा? आप ही ने तो मना किया था कि कोई यार दोस्त को अंदर लेके मत आना, नहीं तो नुकसान कर देते हैं। इसलिए मैं ऐसा कोई दोस्ती नहीं बनाया हूँ। चाचा मेरा मन नहीं लगता है। मैं साफ उनसे बात बोल दिया, चाचा मेरा मन नहीं लगता है। दिन तो कैसे भी पार हो जाता है, लेकिन रात होने के, शाम होने के बाद मैं बड़ा अजीब सा महसूस करता हूँ। एकांत का मैं अच्छा लगता ही नहीं है, कोई बातचीत करने वाला नहीं है। और आप कहते किसी को दोस्त मत बनाना, किसी को अंदर मत ले आना, तो मैं क्या करूं? ऐसा रहा तो चाचा मैं ज़्यादा दिन यहाँ पर रुक नहीं पाऊंगा। चाचा कहने लगे, अरे मेरा फर्ज था ये बात करने का, जो सेठ जी ने कहा था मैंने वो बता दिया। अब मेरे पीठ के पीछे तो क्या करता है? मैं थोड़ी देखने आता हूँ, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पेड़ पौधों का नुकसान ना होने पाए। इसके बाद जो क्या करता है तू यहाँ पर, दिन में रात में, कौन देखने के लिए आता है? तेरा जो जी में आए वो कर। मैं रोकने आता हूं कि मैं देखने आता हूं? क्या सेठ जी यहां पर आ रहे हैं तुझे मना करने के लिए? मतलब मैं समझ गया था, उनका कहने का फर्ज था कि आपने कोई यार दोस्त इसके अंदर मत लेके आना। आप मेरे जाने के बाद तो क्या करता है वो मतलब समझ करके मैं थोड़ा बिल्कुल परेशानी से मुक्त हुआ कि चलो कोई ना कोई यार दोस्त मैं जरूर बनाऊंगा, जिसके साथ मैं अपनी बातें कर सकूं। अब मुझे एकांत में रहना पसंद बिल्कुल नहीं था, लेकिन ऐसा कोई दोस्त मुझे मिला ही नहीं। मैं दिन में जब खाली वक्त होता था कुर्सी डाल के बैठ जाता था। ऐसे ही एक शाम के टाइम में बैठा हुआ था। लोग बाग अब उस रास्ते पर पैदल जाते थे, कोई साइकिल से, कोई ना जाने अपने साधन से कैसे कैसे निकलते रहते थे। मैं उनका आता जाता देखता रहता था। आते जाते लोग इस फार्म हाउस की तरफ गौर से देखते थे। वहाँ पर जो फूलों का खुशबू था ना, वो महकता था और उसकी खुशबू दूर तक फैलता था। और इसी ललक में वो देखते थे कि अंदर में कैसे कैसे फूल हों, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरे से बात करें कि अंदर क्या है, एक बार मुझे दिखा दोगे? कोई मुझे बात करने को राजी नहीं था। लेकिन मैं दोस्त के तलाश में था कि कोई ना कोई जरूर मिलेगा, कोई ना कोई जरूर मिलेगा। उसी शाम को एक साइकिल पर व्यक्ति आता है। मैं व्यक्ति इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे से उम्र में काफी बड़ा था। वो आकर के मेरे से पूछता है, तुम नए फार्म हाउस में आए हो? पहले वाला कहाँ गया? मैं कहने लगा, पहले वाले को जानते थे क्या? कहता है, हाँ मैं जानता था ना। कहाँ है? छुट्टी पर गया है या आएगा कि नहीं आएगा? मैं कहने लगा, मुझे नहीं मालूम। हाँ, उसको काम छोड़े हुए
अब टाइम हो चुका है, उसकी जगह पर मैं काम कर रहा हूँ। अब वो कभी मेरे को देखे और कभी फार्म हाउस को देखे। उसके मन में कुछ चल रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। हाँ, तब मैं कहता हूँ कि भैया, मैं आपको भैया बोल सकता हूँ? कहने लगा हाँ हाँ बोलो सही। मैं अब उसको बोलने लगा कि भैया शायद आप मेरे से कुछ बात करना चाहते हो। कहता हूँ हाँ करना तो चाहता हूँ, लेकिन कैसे करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं हंस पड़ा। क्या बात है, खुल के बताओ, मन में मत रखो। तब कहने लगा कि देखो दोस्त, कभी कभी हम इस जगह पर पार्टी वार्टी कर लिया करते थे। जो पुराना आदमी था ना, वो हमारी जान पहचान का था। अब बदले में कुछ पैसा उसको दे देते थे तो वो भी खुश हो जाता था, मैं भी खुश हो जाता था। मैं कहने लगा कैसे पार्टी? कहने लगा कुछ यार दोस्त हमारे हैं जो अब संडे को किसी छुट्टी के दिन शाम के टाइम में यहाँ पार्टी वार्टी रख लेते थे, खाते थे पीते थे, और फिर अपने रात होते ही 12-1 बजे तक अपने चले जाते थे घर। ऐसा ही हम लोग किया करते थे। अब तुम तो शायद कर नहीं पाओगे। मैं मुस्कुराते हुए कहने लगा क्यों नहीं कर सकता है? जब आप यहाँ पर पहले करते थे तो अभी भी कर सकते हो, तो उसमें मुझे क्या मिलेगा? तब वो मुस्कुराने लगा। कहने लगा कि तुम्हारी डिमांड क्या है? मैं कहने लगा कि पहले वाले क्या देते थे। वो बताने लगे कि मैं तो इतना पैसा देता था, खाने पीने को उसको देता था, बस इतना ही तो हम क्या करते थे, और कोई ज़्यादा विशेष काम तो था नहीं। हाँ, अगर कोई बड़ी पार्टी मिले तब हम तुम्हें ज़्यादा पैसा देंगे, लेकिन अपने यार दोस्त के लिए ज़्यादा पैसा हम दे नहीं पाएंगे। मैं कहने लगा कि आप पार्टी का ही काम करते हो क्या? कहने लगा कि हाँ, मैं ऐसे ही काम करता हूँ। मेरे अपने घर का कोई बंदा तो है नहीं, मैं भी 2 पैसा कमाता हूँ। जब पार्टी करता हूँ तो 2 पैसा मुझे भी मिलता है, और उसमें तुम्हारा भी हिस्सा मिल जाएगा। तो बोलो, मंजूर है तुम्हें? मैं सोचने लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। चाचा कौन, कब आएंगे, कहाँ नहीं जा सकता था, लेकिन वो बोल के गए थे, इशारा करके गए थे। शायद उनको पता होगा कि पीठ के पीछे यहाँ पर चलता क्या है। मैं कहने लगा कि कब से कब तक होती है पार्टी तुम्हारी? तब वो कहने लगते हैं कि शाम होते ही, शाम होने के बाद 12-1 बजे तक, कभी रात को 2 बजे तक, और कभी कभी सुबह तक। जब कोई बड़ी पार्टी आ जाती है तब तो सुबह हो ही जाता है। मैं कहने लगा कि खाने वाने का क्या बनता है, सब कुछ समझने की कोशिश करने लगा। वो कहने लगे कभी तो वेज होता है, और कभी जब पार्टी विशेष मांग करती है तो नॉन वेज भी होता है। पीने के लिए बियर शेयर बिस्किट वगैरह सब इंतजाम हम करते हैं, और उसमें हमें थोड़ा पैसा बच जाता है। जब मेरे पास बचेगा तो मैं तुम्हें भी कुछ दूंगा, तुम भी खुश, मैं भी खुश। तो बताओ। मैं सोच में पड़ गया कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मुझे लगा कि चलो दिन में होता तो अब चाचा भी आ सकते थे, कोई भी आ सकता है, किसी को पता लग सकता है, लेकिन यहाँ तो रात का है, शाम ढलते ही पूरा अंधेरा हो जाता है, और फिर रास्ता भी वीरान हो जाता है, कोई आता जाता भी नहीं। मुझे लगा कि हाँ कर देना चाहिए, इसमें मुझे कुछ नगद आमदनी भी हो जाएगी। नॉन वेज खाने का शौकीन था और मैं अपना शौक भी पूरा कर सकता था। तब मैंने हाँ भर दिया। यही हाँ भरना मुझे मुश्किल में डालने वाला था। कैसा मुश्किल, वो तो आगे चल करके पता चलेगा। और उसके बाद वो भैया बड़ा खुश हो गए थे। कुछ पैसा मुझे एडवांस में दे गए। तुम मुकरोगे तो नहीं, कहीं हम सामान वामान लेके आए और तुम कहोगे कि नहीं अब मेरा मूड बदल गया, ऐसा तो नहीं करोगे? मैं हंस के कहने लगा ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम भी कोई भी सामान लेके आओ ना, अंधेरा होने के बाद ही लेके आना, आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति ना देख पाए कि यहाँ पर पार्टी वार्टी भी हो रहा है। मैं अपनी मजबूरी उसके सामने रख दिया था। तब कहने लगा आप चिंता मत करो, हम पहले भी करते थे और अभी भी उसी हिसाब से करेंगे। आसपास में कहीं पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो दिल समझे? तब मैं कहता हूँ हाँ। 2 दिन तक वो आए नहीं, भैया जो थे 2 दिन तक नहीं आए। एक दिन दोपहर को आ जाते हैं साइकिल लेकर के। कहते हैं कैसे हो? मैं कहता हूँ मैं तो सही हूँ, आप बताओ अब कोई पार्टी वार्टी होने वाली है क्या? तब कहते हैं आज रात को है। अब बड़ी पार्टी है, छोटी पार्टी नहीं है। यही मैं देखने के लिए आया था कि कोई विशेष बात तो नहीं है,
सब कुछ यहाँ पर सही है ना, पार्टी कर सकते हैं ना। मैं भी लालच में था, मुझे लगा कि जब बड़ी पार्टी है तो पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे, इसकी भी अच्छी कमाई होगी तो मेरे को भी देगा। मैं भी झट से हाँ बोल देता हूँ। खाने में क्या क्या है? कहने लगा नॉन वेज ही है, वेज भी है। मैं भी खुश हो गया था। मैं पीता खाता तो बिल्कुल नहीं था, दारू बियर वर के चक्कर में कभी नहीं पड़ा था, लेकिन नॉन वेज मुझे खाना बहुत ही पसंद था। अब मेरे घर में अभी जो समस्या चल रही थी, नॉन वेज तो दूर की बात थी, समय पर 2 रोटी मिल जाए वही काफ़ी था। मैं भी खुश हो गया था। अब रात जैसे होती है, शाम ढलती है, अब पूरा एक गाड़ी भर के सामान उसमें आता हुआ दिखता है। और वो जो भैया थे, अब उनके पास में साइकिल नहीं, उसी गाड़ी के अंदर में आए थे, पूरा सामान वगैरह भर भर करके। हाँ, कहने लगे गेट खोल दो, गाड़ी अंदर लेके चले जाते हैं, पता भी नहीं लगा किसी को। वैसे मैं करता हूँ, पहली बार मैंने ऐसा काम किया था। अरे नौकरी भी तो मेरी पहली ही थी। अब इसके बाद सब कुछ वो तैयारी फ्यारी, और वो कहाँ पर, जहाँ पर सेठ साहब का बंगला था, वो बंगला मुझे खोलना पड़ा और सब सामान बाहर में सेट शाट करने लगे भैया। मैं पूछा कि कितने लोग आएंगे? कहते हैं ज़्यादा लोग नहीं होंगे, मुश्किल से 10-12 लोग होंगे, इससे ज़्यादा मैं पार्टी अरेंज नहीं करता हूँ, लेकिन है पैसे वाले लोग हैं। अब देखो, इनके काम में कोई रुकावट मत डालना। अब ये खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं, डांस करते हैं, अब उनके बीच में हमें पड़ना भी नहीं चाहिए। हमारा काम पैसे से मतलब है, पैसा मिल गया अपना मुंह बंद है, ये जो मर्जी करें। और तब मैं कहने लगा कि जो मर्जी जरूर करें, लेकिन पेड़ पौधे का हाथ नहीं लगाएंगे, ये मुझे मंजूर नहीं होगा। और तब कहने लगे मैं सब कुछ समझा चुका हूँ, जितने लोग आएंगे यहाँ पर सब कुछ मैं बता चुका हूँ कि पेड़ पौधे को हाथ नहीं लगाना, किसी फूल को तोड़ना नहीं है। जो अपना काम करना है, पार्टी करना है, एंजॉय करना है, खाना है, पीना है, डांस करना है, सब कुछ करो, लेकिन ये काम नहीं। मैं सब पहले ही बता चुका। मैं लंबी सांस लेता हूँ, ऐसा लगा कि मेरे सर से भारी बोझ उतर गया है। चलो भाई, ये भैया ने तो पहले ही अब सब कुछ बता रखा है। अब वो खाने पीने के सब तैयारी करने लगते हैं। वो चूल्हा बर्तन सब कुछ लेकर के आए थे। अब वहाँ पर मैं जिज्ञासु व्यक्ति था कि आखिर क्या बन रहा है। अब मेरे पास में अब रात को कौन सा काम था, गेट बंद करके आराम से उनके पास में सब कुछ देख रहा था। जिस हिसाब से वो मटन बना रहे थे मुझे पसंद नहीं आ रहा था। मैं कहने लगा कि देखो, मटन तो बना रहे हो, लेकिन ये तरीका सही ठीक नहीं है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अब जो भैया का हलवाई था, यानी जो मिस्त्री काम करने वाला था, खाना बना रहा था, वो मेरी तरफ देखने लगा। तुम क्या हलवाई हो? तुम नॉन वेज बनाने का काम करते हो? मैं कहने लगा कि नहीं, करता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छी तरह से आता है, मैं बनाता हूँ। अब मैं इतना बड़े तादाद में तो नहीं बनाता, लेकिन छोटे ज़रूर बनाता हूँ, लेकिन अपने हिसाब से। उसमें एक बार खाओगे तो अब भूल जाओगे कि नॉन वेज हमने कितना बढ़िया खाया है। मतलब अपनी तारीफ में खुद कर रहा था। वो जो नौजवान था जो नॉन वेज बना रहा था, वहाँ भैया भी खड़े थे। भैया कहते हैं कि कौन सा तरीका? चल तू आज बना, आज देखते हैं क्या होगा, जो होगा मैं देख लूँगा। अगर कुछ गलत भी होगा ना तो मैं समझा दूंगा, और भी तो आइटम है, बाकी तू और तैयार कर। अब जो नॉन वेज का काम था, भैया ने मुझे पकड़ा दिया था, तू अपने हिसाब से अब काम कर। अब मैं अपने देसी स्टाइल से नॉन वेज बनाता हूँ, और उसकी जब खुशबू भैया सुनते हैं तो कहते हैं गजब का बनाया भाई, ये देखो कितनी खुशबू अच्छी लग रही है, क्या क्या तूने इसमें किया? मैं सब कुछ बताने लगता हूँ। अब इसके बाद पार्टी का जो लोग थे, कई गाड़ियाँ वहाँ पर 3-4 गाड़ी में ज़रूर आ जाते हैं। सबको गाड़ी को अंदर लेना पड़ता है ताकि कोई भी रोड पर आते जाते ये ना महसूस कर सके कि इसके अंदर में कोई पार्टी वार्टी चल रही है। गाड़ियाँ अंदर हो जाती है। मुझे अपने बागवानी की चिंता था कि बागवानी नुकसान ना हो। इसके बाद मटन तो भूल ही जाता हूँ, मटन तो मैं बना चुका था। पार्टी वार्टी सब शुरू हो जाती है, लोग खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। भैया मेरे लिए खाना लेके आते हैं, मेरा ही बनाया हुआ जो नॉन वेज था वो भी ले आते हैं, कुछ और ले आते हैं, और कहते हैं मोहित भाई तुम खाना खा लो आराम से, पार्टी तो चलती रहेगी, हमें अभी इसमें क्या मतलब है, तुम भी आराम करो और मैं भी आराम करता हूँ। जब ये लोग चले जाएंगे
और तब हम सामान समेटेंगे, गाड़ी में रखेंगे और चल देंगे यहाँ से, हमारा काम खत्म हो जाएगा। जब अगली पार्टी आएगी तब देखा जाएगा। मैं भी बड़ा खुश हो गया था। अब उसके बाद अंदर में डांस वगैरह, अब पीने खाने के बाद में इंसान करता क्या है, यही सब तो चीज़ करता है। वो लोग अपने काम में जुटे रहे। इधर हम गेट पर जहाँ मेरा कमरा था वहाँ पर भैया के साथ मैं भी आराम करने लगा। जो खाना लाए थे ना, वो खाना बहुत ज़्यादा था। अब मैं उतना खाना खा नहीं पाया। अब मैं सोचा कि रख देते हैं, सुबह देखा जाएगा क्या करना है इसका। पेट तो भर चुका था। आखिरकार सुबह 4 बजे सब लोग वहाँ से एक एक करके गाड़ी निकलने शुरू हो जाती है। इसके बाद में भैया का नंबर आता है। पूरा बर्तन चूल्हा चौकी जो भी है समेटते हैं, अपने गाड़ी में रखते हैं और कहते हैं मुझे कि मोहित अब सफाई का काम तुम भी कर लेना, उसके लिए मैं तुम्हें अलग से पैसा दे दूंगा। मैं मान गया था, पैसे कमाने के लिए आया था, ये तो मेरा काम ही था, मैं सब सफाई करता ही था, मुझे उस काम में कोई शर्म नहीं था। पैसा मिल चुका था और तब एक बड़ा सा पॉलीथीन मुझे पकड़ा देते हैं। उसमें शायद खाने पीने का सामान था। कहते हैं कि मोहित देखो, कुछ दूरी पर एक ईंट भट्टे की वहाँ पर झोपड़ी वगैरह है। अब मेरे पास वक्त नहीं है, वहाँ पर थोड़ा गरीब लोग रहते हैं, अब ये जो खाना है उनमें जाकर के बांट देना। मैं तो मना करने वाला था, लेकिन सोचा कि चलो अब मेरे पास में दिन में काम तो है नहीं, चलो जाकर के मैं दे भी दूंगा और थोड़ा उनका भी मदद हो जाएगा। और तब मैं कहता हूँ कि ठीक है, लाओ मुझे दे दो। मुझे नहीं मालूम था कि कुछ दूर जाने के बाद में ईंट भट्टा है और वहाँ पर मजदूरों की बस्ती है जो ईंट भट्टा बनाने का काम करते हैं। ऐसा ही वो किया करते थे। जो पहला माली था वो उसको दे दिया करते थे, वो खाना जा कर के जो बचता था वो गरीबों में जाके बांट देता था, चलो भला हो जाए किसी का। सुबह हो चुकी थी। इसके बाद जो खाना बचा हुआ था, अब मैं सोचा कि खाना खराब ना हो, इससे पहले चल कर के हम बांट देते हैं। मैं उसी रास्ते पे चल पड़ता हूँ। आगे जाकर के पैदल तो काफ़ी चलना पड़ता, लेकिन जब मैं ईंट भट्टे के पास पहुँचता हूँ, आज जब मैं देखता हूँ वहाँ झुग्गियाँ लगी हुई हैं, बच्चे भी खेल रहे हैं, बूढ़े भी हैं, जवान भी अपना काम कर रहे हैं। और तब मैं एक बुजुर्ग चाचा को बुलाता हूँ, चाचा इसमें कुछ खाने का सामान है और सबको आप एक तरह से बांट दो, आप नहीं तो ये खराब हो जाएगा, रात का बना हुआ है। चाचा बड़ा खुश हो जाते हैं और कहते हैं बेटा तुम नए आए हो क्या? ये खाना, ऐसा ही खाना पहले कोई हमें दे के जाता था, वो कहाँ है, वो भैया कहाँ हैं? और तब मैं कहने लगा वो भैया तो काम छोड़ चुके हैं और उनके बदले में मैं आ चुका हूँ। अगर मेरे पास में एक्स्ट्रा खाना होगा तो मैं ज़रूर आपको देने के लिए आ जाऊँगा और सब आप आपस में बांट लेना। मैं भी बड़ा खुश हो जाता हूँ कि चलो मैंने बहुत अच्छा काम किया हूँ। ये खाना खराब ही होता है, इससे पहले मैं गरीबों को पेट तो भर जाए। और इसके बाद मैं खुश होकर के लौट आता हूँ। अब दिन भर में कोई काम तो था नहीं। अब हर दिन थोड़ा पानी थोड़ी देना है, हर दिन थोड़ी खाद देना है। अब थोड़ा बहुत जो भी काम था मैं वो कर करके दोपहर में आराम करता था। चाचा कभी कभी आते थे, मैं बताया ना कि हफ्ता दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में चक्कर जरूर लगाते थे। कोई कमी बेसी, कोई खाद लेके आना हो, कोई ज़रूरत का चीज़ हो, वो ज़रूर लेके आते थे। अब चाचा के गए हुए काफ़ी दिन हो गया था। मुझे लगा कि अभी तक क्यों नहीं आए, मुझे चिंता हो रही थी और मैं चाचा का इंतज़ार ही कर रहा था। अब मैं अभी तक अपने गांव 1 रुपया भेज नहीं पाया था। चाचा मुझे सैलरी भी अब दिए थे, गांव में कैसे पहुंचेगा वो भी नहीं बताए थे। मुझे लगा कि अब काफ़ी दिन काम करते हो गया, अब तो मुझे तनख्वाह मिलना चाहिए। इसी बारे में मैं चाचा से बात करना चाहता था। लेकिन चाचा जब आए तब ना, अब मेरे पास भी कुछ पैसे जो ठेकेदार दे के गया था, भैया दे के गए थे, वो भी मेरे पास में था। लेकिन ये पैसा मैं चाचा को देना नहीं चाहता था। पूछेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया, तब मैं क्या जवाब देता। ये पैसा मैं अपने पास सुरक्षित रखा हुआ था। अब मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ पार्टी चलती रहेगी तो मेरे पास में ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। अब मैं जब गांव जाऊंगा तो सारा पैसा अपने साथ ले जाऊंगा। चाचा ने कहा था कि तू सैलरी की चिंता मत करना, जब मैं अपने घर पर पैसा भेजूंगा और उस टाइम तेरे घर पर भी पैसा चला जाएगा। मैं वही चीज़ को जानना चाहता था कि चाचा जी समय पर पैसा भेजे हैं कि नहीं भेजे। इसी बात का मुझे चिंता थी। इसके बाद तो
पार्टियां फिर एक दिन पर, 2 दिन पर ऐसा ही होती रहती थी। कभी थोड़ा बड़ा और कभी थोड़ा छोटा। मतलब जब भी पार्टी होता तो मुझे नगद नगद पैसे की आमदनी हो जाती थी। खाने पीने का टेस्टी चीज़ मिला करता था। मैं भी बड़ा खुश था। मैं तो सोचता था कि हर रोज़ यहाँ पार्टी ही चले। ऐसा मेरा मन का मानना था। अब जब इंसान को लालच आ जाती है ना, तो ऐसा ही सोचता है। मुझ में भी अब लालच आ चुकी थी। एक रात एक पार्टी हुई थी। अब पार्टी होने के बाद में जल्दी ही निपट गया था। और निपटने के बाद में जैसा खाना बचता था, खाना आज भी बचा हुआ था। नॉन वेज था। अब भैया आकर के मुझे थैली पकड़ा देते हैं। मेरे लिए तो था ही, लेकिन बहुत सारा खाना बचा हुआ था। और कहने लगे मैं कहाँ इसको ले जाऊं, सुबह में, इस टाइम नहीं, सुबह में जाकर के वहाँ पर बांट आना, किसी के भला हो जाएगा, वो तुम्हें भी दुआ देगा, मुझे भी दुआ देगा। मैं कहने लगा भैया ठीक है, मैं रख लेता हूँ, लेकिन रात को नहीं, अब सुबह ही जाऊँगा। भैया तो अपना सब कुछ ताम झाम लेकर के गाड़ी में लोड करते हैं और फिर चले जाते हैं। और उसके बाद जगह बिल्कुल सुनसान हो जाती है। रात का करीब 11, साढ़े 11 का वक्त था। मैं सोचा कि चल करके झाड़ू लगा देता हूँ, सफाई कर देता हूँ, फिर सुबह मुझे यही काम करना पड़ेगा। अब मैं पूरी तैयारी हो करके झाड़ू वाड़ू ले करके, और जहाँ पर पार्टी हुआ करती थी कोठी के बाहर, वहाँ पर गंदगी तो हो ही जाती थी। खाना बनता था, लोग बाग खाते थे। अब कुछ सामान इधर उधर बिखरता जरूर था। अब मुझे भी सफाई पसंद थी। मैं वहाँ चला जाता हूँ। रोशनी जल रही थी। कोठी के जो मेन लाइट थे वो बड़ा तेज रोशनी वाला था, और उसी की रोशनी में साफ सफाई करके कूड़ा एक जगह पर इकट्ठा कर दिया था कि चलो सफाई हो गई और कूड़ा का काम है, अब सुबह मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा। जैसे ही मैं चलने के करता हूँ, तभी कोठी के पास मुझे एक परछाई सी दिखाई देती है, किसी औरत की परछाई सी। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरी आंखों का धोखा है। ऐसा कैसे हो सकता है? अब तो यहाँ पर कोई पार्टी वाला रह नहीं गया, अब तो सब जा चुके हैं। तो फिर मैंने किसको देखा है? मैं पलट के देखता हूँ, 2-3 बार देखता हूँ, लेकिन एक बार जो औरत की परछाई नजर आई थी वो दोबारा मुझे नजर नहीं आई। मुझे लगा कि मेरे मन का भ्रम है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। इसके अंदर कोई है ही नहीं। फार्म हाउस बिल्कुल खाली अब पड़ा हुआ था, मेरे अलावा उसमें कोई और था ही नहीं। मैं भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास भी नहीं करता था, और ना मैंने कभी भूत प्रेत को देखा था। मैंने गांव में बहुत सारे भूत प्रेत के किस्सा सुने हुए थे अपने दोस्तों से, अपने गांव के बुजुर्गों से, लेकिन मैंने कभी भी उनको देखा नहीं था, ना कभी महसूस किया था। लेकिन मेरे जो दोस्त यार थे ना, उनका कहना था कि हाँ ऐसे चीज़ होते हैं। मैंने उनको देखा नहीं है, लेकिन एक बार मैंने उनको महसूस किया था। जब मैं साइकिल से जा रहा था रात के टाइम में कोई ज़रूरी काम से, और तब मुझे लगा था कि मेरे पीछे पीछे कोई दौड़ रहा है। मेरे एक दोस्त का कहना था, और तब मैं उसकी बात को माना नहीं था। आज भी मैंने वो देखा था, जो परछाई देखी थी, मुझे लगा कि मेरे मन का भ्रम है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अब तो फार्म हाउस में मेरे वाला कोई है ही नहीं, और मैं डरा भी नहीं। इसके बाद मैं अब क्या करना, रात आधी रात हो चुकी थी। अब मैं अपने गेट के पास अपने कमरे में चला जाता हूँ, आराम करने लगता हूँ। और जैसे ही मेरी आंख बंद होने की होती है, झपकी आने की होती है, तभी गेट का दरवाज़ा बजने लगता है, जैसे कोई दस्तक दे रहा हो। ठक 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 ठक। मेरी आंख खुल जाती है। मैं देखता हूँ कि अरे अभी तो मैं सोया था, अभी तो झपकी लगी थी, कौन आ गया? मुझे लगा कि ठेकेदार भैया होंगे, शायद कोई सामान भूल गए हैं, लेकिन सामान तो वहाँ पर कोई था नहीं। तो अब फिर कौन हो सकता है? मुझे लगा कि जरूर वही होंगे, कोई ना कोई सामान उनका छूट गया होगा, मेरी नज़र में भी नहीं आया। 1-2 बार ऐसा हो चुका था, तो मैं उस सामान को अपने पास में रख लेता था। अगले दिन आ जाते थे और फिर वो सामान ले जाते थे। मुझे लगा कोई अर्जेंट काम होगा, कहीं और उनकी पार्टी होगी, और तब वो आए हैं। मैं जाता हूँ, दरवाज़ा खोल देता हूँ, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलता हूँ ना, ठेकेदार भैया नहीं थे। वहाँ पर एक अजनबी युवती को देखता हूँ, एक लड़की को देखता हूँ, जवान लड़की को। वो मुझे घूर रही थी, देखने में गरीब परिवार की लग रही थी, कपड़े लत्ते ऐसे ही पहन रखे थे। मुझे लगा कि ये राहगीर है,
ये राहगीर है, कोई रास्ता भटक गया है। कि कई बार मुझे रात को सोते सोते कोई राहगीर जब रास्ता पूछने के लिए मुझे दरवाज़ा खड़खड़ा दे जाता था, और तब मैं जग जाता था। बताता था कि ये आप आगे चले जाओ, आगे जाकर के गांव मिल जाएंगे। मुझे लगा कि ये राहगीर है, शायद बस से उतरी होगी और रास्ता भटक गई होगी। और तब मैं कहता हूँ कि हाँ मैडम, आप रास्ता भटक गए हैं, कौन सी गांव के हो, अब मैं बता देता हूँ आपका रास्ता। और तब वो कुछ बोलती नहीं है। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, आखिर चाहती क्या है, इस वक्त में यहाँ क्या कर रही है। नौजवान लड़की है भाई, जवाना खराब है। और तब मैं कहता हूँ बात क्या है, आप कुछ बोलती क्यों नहीं, क्या कुछ चाहिए, पानी वानी चाहिए पीने के लिए। और तब कहती है मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए, बड़े जोर से भूख लगी है। जब मैं भूख की बात सुनता हूँ ना, तब थोड़ा अंदर से हिल जाता हूँ कि जवान लड़की है भाई, देखने में सुंदर है, हाँ गरीब परिवार की जरूर लग रही है, शायद इस पर भी मेरी तरह विपत आई होगी। मैं भी इस चीज़ से, दौर से गुजर रहा था। आज जाके मैं ये नौकरी कर रहा हूँ, नहीं तो कई बार मेरे घर के चूल्हा भी नहीं जले थे। भूख क्या होती है मैं उसका मतलब समझता था। उस लड़की पे मुझे दया आ गई। अब मैं कहने लगी मैडम चलो, मैं खाना है मेरे पास में, मैं आपको भोजन करा दूंगा, लेकिन इतनी रात में आस पास में तो कोई बस्ती नहीं है। तब कहने लगी है ना, आगे चल करके। तब मैं कहने लगा आप ईंट भट्टे से आई हो क्या, क्योंकि पास में तो वही बस्ती थी मजदूरों की जो ईंट भट्टा पर काम करते थे। तब कहती है हाँ मैं वहीं पर रहती हूँ, अब मैं आज भूखी हूँ, मेरे घर में खाना नहीं बना है। मैं यहाँ पर सुगंध अब सूंघते सूंघते आ गई, मुझे लगा कि यहाँ पर पार्टी हो रही होगी, खाना मुझे ज़रूर मिल जाएगा। वाकई मैं उसको देख करके हैरान रह गया। अब मुझे लगा कि मैं तो दिन में सुबह में जाकर खाना बांटी आता हूँ, शायद इसको पता लग गया है कि इस जगह पार्टी होती है, और तभी ये खाने का गंध सूंघते सूंघते यहाँ तक आ गए। चलो बेचारी भूखी है, चलो इसको भोजन करा देते हैं। और तब मैं उसको बोलता हूँ कि चलिए अंदर आ जाइए, आप घबराइए मत, आप अंदर आ जाइए, मैं आपको भोजन भी दूंगा, भोजन कराऊंगा भी, आज साथ में भोजन भी दे दूंगा, जो कुछ अपने लिए रखना और बाकी अपने पड़ोसियों में बांट देना। लड़की बड़ा खुश हो गई थी, मुझे खाना खिलाओगे, मुझे खाना खिलाओगे। और तब मैं कहने लगा हाँ हाँ अंदर आ जाओ। मुझे लगा कि ये काफ़ी दिन से भूखी है, और तभी ऐसी बहकी बहकी बात कर रही है। वो आती है, मैं उसको बिठाता हूँ, और फिर जो सामान मेरे पास में ठेकेदार भैया ने दिए थे, ज़्यादातर उसमें नॉन वेज ही हुआ करता था, नॉन वेज की ज़्यादा पार्टी चलती थी। खाने पानी जो पीने वाले लोग हैं वो नॉन वेज, चिकन, आप मटन, यही सब खाना पसंद करते थे। कई प्रकार में बनता था, तला हुआ, फ्राई, तरी वाला, ऐसे ही हमारे पास में अब पड़ा हुआ था। मैं उस लड़की कहता हूँ कि तुम नॉन वेज खाती हो या वेज खाती हो। और तब कहने लगी मैं कुछ भी खा लेती हूँ, जो भी आपके पास में है मुझे दे दीजिए। मुझे लगा कि जो नॉन वेज ज़्यादा है, यही नॉन वेज मैं निकाल कर दे देता हूँ। जैसे नॉन वेज देखती है ना, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। मैंने कभी भी इंसान को इस तरह से खाते हुए नहीं देखा था। इतनी जल्दी जल्दी वो खा रही थी कि मैं उसको देख करके हैरान रह गया था। इतनी जल्दी से बहुत सारे खाने को वो खा चुकी थी, अभी भी भूखी थी। मैं उसको और देता हूँ, वो भी जल्दी जल्दी खा लेती है। और तब मैं कहता हूँ आराम से खाओ, आराम से खाओ, इतना जल्दी मत करो, जल्दी खाना ठीक नहीं होता है, स्वाद लेके खाओ, आराम से खाओ। देखने में सुंदर लग रही थी और जवान भी थी। मेरा भी मन अब जवान जरूर था, मैं भी जवान था, लेकिन मैंने ऐसा उसके बारे में बिल्कुल सोचा भी नहीं था। एक तो पहले ही गरीब परिवार से है, ऊपर से बेचारी भूखी है, इससे क्या मतलब है। मैं इसका पेट भर जाए, खाना मैं उसको दे दूं, ताकि अपने परिवार में जा कर के आप अपने परिवार को खाना खिलाए, जो बच जाए पड़ोसियों को दे देगी। मुझे यही लगा था। खाना खा लेती है, अब ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लेती है। और तब मैं कहता हूँ कि अब हो गया कि और भी खाना चाहिए। और तब कहती नहीं, आज मेरा पेट भर चुका है, आज मैं बहुत दिनों के बाद भोजन किया हूँ, और वो भी स्वाद वाला, अब मैं जाऊँ। और तब मैं कहता हूँ हाँ बिल्कुल जाओ आप, और सुनो जाते वक्त ये भी आप सब कुछ लेते जाओ, नहीं तो सुबह मुझे आना पड़ेगा। आप लेते जाओ, जो अपने परिवार में जो भी खिलाना पिलाना हो खिला लेना, और जो बच जाए पड़ोसियों में बांट देना। वो बड़ा खुश हो जाती है। पैकेट में पकड़ा देता हूँ, थैली पकड़ा देता हूँ,
अब फिर वो लेकर निकलती हैं, लेकिन मुझे बार बार मुड़ मुड़ करके देख रही थी। मुझे उसका देखना बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी ना, वो मुझे पसंद थी। वो हमेशा मुस्कुराती हुई चेहरा लग रहा था उसका। देखने का अंदाज भी थोड़ा अलग था। और तब मुझे लगने लगा कि कहीं मुझे देख करके पसंद तो नहीं करी है। ये भी गरीब परिवार की है, मैं भी गरीब परिवार का हूँ। चलो छोड़ो, मन से ख्याल निकाल देता हूँ। और तब तक वो गेट से बाहर निकल चुकी थी। मैं अपना गेट लॉक करता हूँ और फिर आराम से उसी के बारे में सोचते हुए कि देखो ना, कितनी भूखी थी बेचारी, कितना खाना खा गया। जैसे लगता है कई दिनों से भोजन नहीं किया है। आज इसकी आत्मा को तृप्ति मिली है, भरपेट इसने भोजन किया है, जैसे ये बोल रही थी। चलो अच्छा ही है, किसी के पेट में तो गया। आज देखो सुबह मुझे जाना पड़ता है, इसलिए बढ़िया है कि वो आ गई और वो बाकी सामान भी ले गई। अब सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, न सुबह मुझे उस जगह पर जाना पड़ता। अब यही सब सोचते सोचते मुझे नींद आ जाता है। 2 दिन पार्टी नहीं होती है और इसके बीच में चाचा जी भी आ जाते हैं दिन में गाड़ी लेकर के। और तब मैं उनसे पूछता हूँ कि चाचा जी अब गांव गए थे? और तब कहते हाँ गांव गया था, तो चिंता मत कर, तेरे पापा भी अब सही हो रहे हैं, पहले से अच्छी कंडीशन में है। और तेरे सैलरी का पैसा तेरे माँ को दे आया हूँ। तेरी माँ भी अब जो पैसा पकड़ी ना तो बड़ा खुश हो गई, उसकी आंखों में आंसू आ गए कि ये मेरे लड़के की पहली कमाई है। बहुत खुश हो गई थी। इसी तरह तू मन लगा के काम कर, परिवार तेरा सब कुछ सही है, चिंता की बात नहीं है। कोई बात होगी तो मैं तुझे छुपाऊंगा थोड़ी। चाचा मुझे आश्वासन दे करके चले गए थे और उनकी बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। मेरी माँ का वो कह रहे थे कि जब मैंने पैसा पकड़ाया था ना, तब मेरी माँ की आंखों में आंसू आ गया था। मैं ये सब ख्वाब देखता था कि कब मैं नौकरी करूँगा, कब मैं कमाऊँगा, कब मैं अपनी माँ के हाथों में पैसा दूंगा, और वो भी पहला पैसा, पहला कमाई, पहला वेतन। लेकिन मैं अच्छे काम तो नहीं कर पाया था। आज मैं मालीगिरी के काम करके अब फिर भी प्रसन्न था कि चलो कम से कम मेहनत का पैसा मेरे हाथ में तो, माँ के हाथ में तो गया। मुझे उस चीज़ की बहुत ही खुशी थी। 2 दिन कोई पार्टी नहीं होती है। तीसरे दिन पार्टी थी। शाम के टाइम भैया आ जाते, ठेकेदार भैया, अब फिर वही मजमा अपना लगना शुरू हो जाता है। ज़्यादातर नॉन वेज की पार्टी वहाँ होती थी। पीने खाने वाले सब यही सब पसंद करते थे। कभी फ्राई, कभी तरी वाला, ऐसे ही सब खाना बनता था वहाँ पर। और वो भी पार्टी जल्दी ख़त्म हो जाती है, रात को 12:30 बजे। मैं भी निश्चित हो जाता हूँ। सारा सामान समेट करके भैया अब जाने की तैयारी में है। कुछ खाना बचा हुआ था, लेकिन पहले की तरह नहीं था, थोड़ा ही। अब मुझे पकड़ा देते हैं, ये खाना अपने पास में रख लो, जितना खाना है अब तुम सुबह में खा लेना, आज जो बाकी बचे जा कर के वहाँ बांटना, कर लोगे ना? तब मैं कहता हूँ कि हाँ भैया कर लूँगा मैं, चिंता मत करो। भैया मेरा हिस्सा दे देते हैं, मेरे जेब में नगद नारायण आ जाता है। मैं भी खुश, भैया भी खुश, पार्टी करने वाले भी खुश। किसी से कोई मतलब नहीं है, सब अपना अपना जो हिस्सा था सब कुछ अपना पा चुके थे। पीने वाले अपना मजाक करके अपना हिस्सा पा चुके थे। ठेकेदार भैया अपना कमाई करके अपना हिस्सा पा चुके थे। अब मैं भी अपना हिस्सा पा चुका था। सब खुश थे अपनी जगह पर। लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और उस जगह पर मैं अब हमेशा की तरह अकेला ही था। अचानक भैया को गए हुए आधा घंटा होता है। मैं अब सोने की तैयारी करता हूँ और तभी गेट का दरवाज़ा बजता है। मुझे लगा कि फिर भैया कुछ भूल गए हैं। भाग के जाता हूँ, गेट खोलता हूँ और जो देखता हूँ कि वही लड़की गेट पर खड़ी है। मैं उसको देखते कहता है तुम, क्या हो गया आज? कहती है भूख लगी है, आज घर में खाना नहीं बना है। मैं समझ गया, शायद यहाँ जो खाना बनता है ना, अब हवा के साथ में वहाँ तक खुशबू उड़ के चली जाती है। अब मुझे लग गया कि इसको पता चल गया कि आज पार्टी यहाँ पर हो रही थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ आती है और कहती है कितना भूखी हो, पहले की तरह? तब वो मुस्कुराहट देती है। मैं कहता हूँ कि अंदर आ जाओ। और फिर जो बचा कुचा था मैं सब उसके सामने रख देता हूँ। ये है आज का, इससे ज़्यादा नहीं है। अब इसमें तुम जितना खा सकती हो खाओ, और जो ले जाना है अब तुम ले जा सकती हो, अब तुम्हारा काम है। वो ले जाने को तो मना ही नहीं किया, लेकिन पहले वो खाना तो खाए। वो बचा ही नहीं, सारा खाना वो अकेले खा जाती है। मैं उसका हैरानी की तरफ देखने लगता हूँ
कि शरीर इतना अब हष्ट पुष्ट भी नहीं है, लेकिन इतना खाना कैसे हजम कर जाती है। कमाल की इसकी अब क्षमता है। मैं तो आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। वो जो खाना बचा था ना, 4 इंसानों के लिए काफ़ी था। मेरे जैसे 4 इंसान उसमें भरपेट खाना खा सकते थे। ये अकेले ही हजम कर जाती है। इसके बाद बड़ा खुश हो जाती है, आंखें चमकने लगती हैं, कहती है अब कब खाना मिलेगा। मैं हंस पड़ता हूँ उसकी अदा पर, भोलेपन पर। जो मुस्कुरा के बोलती है ना, तो मैं हंसने लगता हूँ कि क्या मतलब, यहाँ तो चलता रहता है पार्टी। मैं तो जो भी खाना बचता हूँ मैं तो सुबह देख के आता हूँ, तुमने देखा नहीं है। तब कहती है कि हाँ हमने देखा है, तभी तो मैं यहाँ पर आई हूँ। यहाँ की जो खुशबू चलती है ना, मेरे नाकों में महसूस होने लगती है। अब फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। मैं पहुँच गई यहाँ पर, अब कब होगा पार्टी। मैं कहने लगा मुझे नहीं मालूम, वो तो ठेकेदार भैया आते हैं और वो ही करते हैं। मैं तो बस देख रेख करता हूँ इस जगह का, मेरा यही रोल है। मैं उसको कहता हूँ कि अब तुम घर जाओ। कहती है मैं कुछ देर यहाँ पर बैठ नहीं सकती। मैं कहता हूँ कि बैठ जाओ भाई, लेकिन देखो ज़माना ख़राब है, तुम यंग हो, लोग बाग अब कोई आता जाता अब कोई महसूस कर ले तब क्या होगा। कहती यहाँ कौन आता है, साफ शब्दों में कहती है कि यहाँ कौन आता है। तब मैं उसकी तरफ गौर से देखने लगता हूँ। क्या मतलब, क्या तुम अपने घर जाना नहीं चाहती हो। कहती अभी तो नहीं, मैं बाद में चली जाऊँगी। अब मैं घर जाके क्या करूँगी, मैं भी अकेले हूँ, मैं भी बोर होती हूँ। मैं तुमसे कुछ बात कर लूँगी, मुझे भी आनंद आएगा। क्या तुम्हें आनंद नहीं आएगा। मैं तो नींद में था, लेकिन जब उसकी बात सुनता हूँ ना, तब मेरे मन में अब जो प्रेम है ना, वो जागने लगता है। क्या चाहती है लड़की, कहीं ये मुझसे प्रेम तो नहीं कर रही है। मुझे पहली बार यही आभास होता है। अब मैं कहता हूँ साफ शब्द में, तुम्हारा इरादा क्या है, मुस्कुराते हुए। तब कहती है तुम्हारे साथ रहने की। क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं कहता हूँ नहीं नहीं, ये बात नहीं है, तुम अच्छी हो, लेकिन तुम्हारे घर बार होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा होंगे, वो तुम्हें ढूंढेंगे नहीं। कहते नहीं, सब आराम से सोए हुए हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि मैं कहाँ पर आई हूँ। अगर पता होता तो क्या मुझे अकेले छोड़ देते, वो तो सुबह ही उठेंगे और तब तक मैं अपने घर पर चली जाऊंगी। वाकई में मैं उस लड़की को अभी तक समझ नहीं पाया था। एक तो मैं भोजन कराया और वो जाने को तैयार नहीं थी। कह रही थी कि मैं तुमसे बात करनी है, मैं तुम्हारे साथ में रहना अच्छा लगता है, तुम्हारी बातचीत मुझे बहुत अच्छी लगती है। मतलब लड़की मुझसे प्रेम करने लगी थी। अब मैं भी उससे आकर्षित हो गया था। हाँ, इतनी सुंदर तो मैं नहीं कह सकता कि इतनी सुंदर थी, लेकिन चेहरे पर एक आकर्षण था। सबसे बड़ी चीज़ थी उसकी मुस्कुराहट। वो मुस्कुराहट इतनी मुझे अच्छी लगती थी कि मैं उस पर फिदा हो गया था। अब आखिरकार मैं भी नौजवान था, मैं अपने आप को भी रोक नहीं पाया। अब वो जो पहली रात हुआ था ना, अब समझ लो कि वो तो रोज का नियम बन चुका था। शाम जब काम पार्टी होती तो थोड़ा लेट से आती थी, और जब कोई काम नहीं होता था ना, तो रात को 11 बजे 10 बजे वो दरवाजे को दस्तक दे देती थी। अब मैं जान जाता था कि वो आ चुकी है। दरवाज़ा खुलता था, उसके लिए मैं कुछ न कुछ खाना बना के रखता था जो उसको पसंद था। वो मुझे बताती थी कि मुझे ये खाना पसंद है, और मैं उसकी उस चीज़ को ख्याल रखता था। अब तो मेरी एक तरह से साथी मिल गई थी। मैं अपने आप को उसी में पाता था, उस प्रेम में पाता था कि अब मुझे किस चीज़ की कमी है। मेरे लिए तो दोस्त बन चुकी है। अब मुझे वो जगह एकांत जो मुझे अच्छा नहीं लगता था, अब वो मुझे अच्छा लगने लगा था। इस तरह महीना 2 महीना कब गुजर गया मुझे पता ही नहीं चलता है। और वहाँ पर पार्टी चलती रहती थी, पार्टी चलती थी, खाना भी बचता था। अब मैं उसको खाना भी खिलाता था और उसको दे भी देता था कि तुम ले जाओ, अपने साथियों में बांट भी देना अगर तुमसे बच जाए तो। मजाक में वो मुस्कुराती थी और फिर खाना लेके चली जाती थी, लेकिन जाती थी तो सुबह के 3 बजे के आसपास में। अब तो रोज हो चुका था, रोज हम लोग मिलते थे, बातचीत करते थे, प्रेम करते थे। इस तरह करते करते समय का पता भी नहीं चलता है। एक दिन में चाचा जी आते हैं, कहते हैं कि अब कैसा लग रहा है तुम्हें फार्म हाउस में, पहले से बेटर महसूस कर रहे हो, अब एकांत में तुम्हें डर तो नहीं लगता है, मतलब अकेलापन महसूस तो नहीं होता है। तब मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ चाचा जी
पहले पहले तो शुरू शुरू में मुझे अच्छा नहीं लगा था, लेकिन ये जगह मुझे अब पसंद आने लगी है। मैं यहाँ पर बिल्कुल आनंद से हूँ। अब बताओ मेरे माता पिता का हाल क्या है। कहते हैं सब कुछ ठीक है। अब जो तुम्हारे पिताजी का दवा दारू भी बदल चुका है, आप पहले से बहुत अच्छे हो गए हैं। आप देखना कुछ दिन में वो खुद चलने फिरने लगेंगे, अब फिर वो काम पर भी लौटेंगे। मैं इतना उम्मीद उनमें देख रहा हूँ। वो जल्दी से रिकवरी कर रहे हैं। उनको भी जल्दी है कि मैं अपने काम पर लौटूं और इसके बाद कोई दिक्कत परेशानी तुम्हारे साथ में नहीं होगी। तो क्या इसके बाद तुम अपने गांव लौटोगे कि यहाँ पर काम करना पसंद करोगे? अगर गांव लौटना है तो मुझे महीना 2 महीना पहले ही बता देना, ताकि मैं यहाँ के लिए कोई इंतज़ाम कर सकूँ। तब मैं कहता हूँ कि नहीं चाचा जी, मैं इस जगह को छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गई। चाचा जी भी खुश और मैं भी खुश। अब तो मुझे ऐसी दोस्त मिल चुकी थी जिसको छोड़ करके मैं यहाँ से जाना भी मुनासिब नहीं समझता था। पूरे 6 महीने बीत जाते हैं और 6 महीने बीतने के बाद में मैं उसको जान नहीं पाता हूँ कि आखिर वो लड़की जिसे मैं दोस्ती किया हूँ उसका घर बार कौन कौन है, उसके माता पिता कौन है। अब मैं उस बस्ती में अब जाने का कोई मतलब ही नहीं था। वो लड़की खुद खाना खाती थी, बचा हुआ खाना खुद लेके जाती थी, तो मैं उस बस्ती में गया नहीं। जो बताती थी मैं उसी को सच मान लेता था कि हाँ ऐसा ही होगा। लेकिन अब जो पार्टी थी ना, पार्टी थम गई थी। जो हमारे ठेकेदार थे ना, अब उनका तबीयत खराब हो गया था। अब कुछ दिनों से पार्टी बंद हो गई थी, क्योंकि करता धरता वही थे। जब तक वो करेंगे नहीं तब तक पार्टी होने का कोई मतलब नहीं था। अब तो खाना पीना खुद ही बनाना पड़ता था, खुद ही हमें सब कुछ प्रबंध करना पड़ता था और आमदनी जो थी वो बिल्कुल कम हो चुकी थी। जो भी पार्टी उसमें पैसा जमा किया था, अब उस लड़की पर मुझे खर्च करने लगा। मैं उसके लिए ज़्यादातर नॉन वेज वो खाना पसंद करती थी। मैं उसके लिए जा कर के अपने पैसों से नॉन वेज खरीद के आता था, अब बनाता था, तब वो लड़की मुझ पर प्रसन्न रहती थी। और ऐसा मुझे लगने लगा कि कब तक पार्टी होगी नहीं होगी, अब कैसे मेरा धर्म कर्म चलेगा। पैसा इतना तो नहीं था, पैसा मैं काफ़ी खर्च उस पर कर चुका था और मैं अब कहाँ से पैसा लाऊंगा, मुझे यही समझ में नहीं आ रहा था। जो मेरी सैलरी थी वो तो चाचा ही जाके गांव पर दे के आते थे। नगद नारायण के मुझे अब कमी होने लगी थी और ऐसा भी वक्त आया कि अब मेरे पास में पैसा नहीं बचा था। आज चाचा जी भी कई दिनों से इधर का चक्कर नहीं लगाए थे, पैसे की शॉर्टेज हो गई थी। अब मेरे पास में पैसा नहीं था कि मैं बाहर जाऊं चौराहे पर, वहाँ से नॉन वेज खरीद के आऊँ। अब मेरे पास में पैसा बचा ही नहीं था, लेकिन दाल आटा राशन का कोई कमी नहीं थी। लेकिन वो लड़की सब्जी नहीं खाती थी, वेज नहीं खाती थी, दाल रोटी से उसको मतलब नहीं, उसको तो चिकन ही मटन चाहिए था। आज तब मैं अपने आप को असहाय महसूस करता हूँ। और वो आती थी रात में, जब एक रात आती है ना, तब जब मैं उसके लिए कुछ चीज़ नहीं बनाता हूँ और वो चारों तरफ देखने लगती है, क्या बात है आज भोजन नहीं बना मेरे लिए, कुछ बनाया नहीं आपने। तब मैं कहता हूँ कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। पार्टी देख रहे हो कई दिनों से अब बंद हुआ पड़ा है, भैया आ नहीं रहे हैं, उनकी तबीयत खराब है। तब मेरे पास में पैसे भी नहीं है, सारा पैसा तो मैं खर्च कर चुका हूँ। चाचा भी नहीं आए कि उनसे कुछ एडवांस पैसा मांग लूँ खर्चे के लिए, वो भी तो नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं बना नहीं पाया। जैसे मैं ये कहता हूँ ना, अब उसकी चेहरा मोहरा अलग लगने लगता है, गुस्से में लगने लगती है और उसकी आवाज़ जो है ना बदलने लगती है, भारी भारी लगने लगती है। उसका बदलाव देख करके कुछ देर तो मुझे लगा कि बस ये मजाक के रूप में ऐसा कर रही है, कभी कभी करती भी थी। मुझे कोई ज़्यादा परिवर्तन उसमें दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि ये तो आम कर लेती है, ये नाराज़गी मुझ पर जाहिर कर रही है। और तब मैं कहता हूँ कि देखो अब मुझे माफ़ कर दो, अब मेरे पास में पैसा नहीं है कि मैं हर रोज़ तुम्हारे लिए मटन चिकन लेके आऊँ। जो भी है मेरे पास में देखो मैं बना रखा हूँ दाल रोटी, अब तुम खा लो, ये भी तो खाना चाहिए ना, इंसान के लिए ये भी तो ज़रूरी चीज़ है। तब जा कर के उसका रंग ढंग और बिगड़ने लगता है, जैसे अपने आप पर कंट्रोल करना चाहती हो। अपना असली रूप में जैसे आने के लिए तैयार थी, लेकिन वो अपने आप पर कंट्रोल कर रही थी। वो मेरे सामने में असली रूप वो लाना नहीं चाहती थी जो वो थी। लेकिन कब तक, गुस्से में होने के बाद अपना कंट्रोल खोने लगती है। अब कहती है मुझे दाल रोटी नहीं, मुझे तो चिकन मटन चाहिए,
मुझे चिकन मटन खाना पसंद है, तुम मेरे लिए क्यों नहीं बनाए, तुम मेरे लिए क्यों नहीं बताओ, मैं आज भूखी रहूंगी, आज मैं भूखी रहूंगी। वो जो थोड़ा थोड़ा करके गुस्सा था ना, वो उसका गुस्सा काफी हो चुका था। आवाज भारी भारी, चेहरा भी उसका अलग रंग का मुझे दिखने लगा। उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट हमेशा तैरती रहती थी, नजर आती थी, वो मुस्कुराहट कहाँ गायब होगी मुझे पता ही नहीं चला था। आज जब अपने आप को रोक नहीं पाती, अपने असली रूप में जब आती है, तब तो मेरी हालत खराब हो जाती है। पहली बार उस रात में उसका असली रूप मैं देखता हूँ। वो जैसे थी वैसे ही थी, और उसमें कोई कद काठी में कोई बदलाव नहीं, कपड़े में कोई बदलाव नहीं। बस बदलाव कहाँ था, उसके चेहरे पर। उसका चेहरा जो हंसता मुस्कुराता था, वो चेहरा एकदम बदल गया था। लगने लगी जिस लड़की से मैंने दोस्ती की थी, जो जवान थी, चेहरा मुस्कुराता रहता था, लेकिन ये क्या, ये तो कम से कम 60-65 साल की अब एज की लग रही थी। बिल्कुल चेहरा एकदम सूखा हुआ लग रहा था, आंखें बिल्कुल जैसे गड्ढे में जा चुकी है। आज जब इसका ये रूप देखता हूं ना, तो मैं कहूं कि मेरा बदन पूरा सूखे पत्ते की तरह कांपने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा प्राण निकल जाएगा। इतनी बदसूरत और इस बूढ़ी औरत से मैंने मोहब्बत किया। मैं कहूं ना कि मुझे भागने के लिए रास्ता उस टाइम मिल नहीं रहा था। अगर मुझे भागने का रास्ता मिल जाता ना, तो मैं उस फार्म हाउस से दूर रात को निकल जाता, लेकिन वो मुझे जाने नहीं दे रही थी। मुझ पर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मेरा भोजन क्यों नहीं तैयार किया, मैं भूखी हूं, अब मैं क्या खाऊं, मैं तुझे ही खा लेती हूं, मैं तुझे ही खा लेती हूं। जैसे ये मैं सुनता हूं ना, मैं और डर जाता हूं। हे ईश्वर, हे ईश्वर, मैं किससे दोस्ती किया, मैं किससे प्यार किया। ये तो बूढ़ी औरत है, ये तो कोई डाइन लग रही है, ये तो चुड़ैल है। जैसे मैं अपने गांव के बड़े बुजुर्गों से सुना था कि जो चुड़ैल होती है, पिशाचनी होती है, प्रेतात्माएं होती हैं, ये अपना रंग ढंग अब कुछ अलग बदल लेती है, लोगों की नज़र में कुछ और नज़र आती है, लेकिन जब उनका असली रूप आता है तब लोग डर जाते हैं। ऐसा ही तो मेरे साथ में हो रहा था। मैं सच कहूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी इतना डरा नहीं था जो उस रात मैं इतना खौफ में पड़ा हुआ था। मैं भागना चाहता था, लेकिन मुझे भागने में नहीं देती थी। वो कह रही थी कि या तो मुझे खाना दे या मैं तुझे खा जाऊंगी। मुझे भूख बर्दाश्त नहीं है, मैं अपने आप को अब रोक नहीं पाऊंगी। तू अब मेरा असली रूप देख चुका है, अब तुझे छोड़ना भी ठीक नहीं है, अब तुझे छोड़ना भी ठीक नहीं है। मैं तुझे खाना नहीं चाहती थी, मुझे लगता है कि हर रात तो तू मुझे भोजन देता ही है, चलो चलता रहेगा, लेकिन अब भूख काबू में नहीं है, अब मैं तुझे खा लूंगी। अब मैं अपने आप को बचाते हुए अपने कमरे में अब इधर से उधर भाग रहा हूँ, डरा हुआ हूँ। आप समझ सकते हो कि मेरी परिस्थिति उस समय में कैसी होगी। तब मुझे किसी की कही हुई बात याद आ जाती है। वो बात किसी और की नहीं, मेरी माँ की कही हुई थी। माँ कहती है कि देखो बेटा, तुम इधर उधर भागते रहते हो गांव में, ये भूत प्रेत का वास होता है रात के टाइम में, वो रास्ते में भटकते रहते हैं। कभी भी तुम्हारे सामने में ऐसी कभी घटना हो जाए ना, भगवान को याद रखना, बजरंगबली को याद रखना, बजरंगबली की तुम उस टाइम पुकार करना, हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू कर देना, देख लेना वो जो भूत प्रेत तुम्हारे रास्ते पर नजर आते थे वो गायब हो जाएंगे। माँ की कही हुई बातें मेरे कानों में अब सुनाई देने लगती है, जैसे माँ दूर गांव से बैठी हुई मुझे बता रही हो कि बेटा तू जल्दी कर बेटा, हनुमान चालीसा पढ़, भगवान को याद कर, भगवान को याद कर। जैसे मेरे कान में शब्द आ रहे हो। अब फिर मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। जरा से ही फासला था, वो मुझे पकड़ने वाली थी, तभी मैं हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देता हूँ। जैसे ही पहला शब्द मैं बोलता हूँ, वो ठिठक जाती है, आंखें बड़ी बड़ी करके वो मुझे घूरने लगती है, और वो कुछ चिल्लाना चाहती थी, बोलना चाहती थी, मुझे पकड़ना चाहती थी। वो मुझे खाने की तैयारी में थी, वो इतनी भूखी थी। और जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता हूँ ना, तब उसके कदम पीछे हटने लगते हैं, और आखिरकार अपनी असली रूप जो पहले मैं उसको देखता था, उसी रूप में आ जाती है। और वो कहती है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे,
मुझे माफ़ कर दे, मेरा इरादा नहीं था, लेकिन मुझे भूख बर्दाश्त नहीं, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं। मैं उसकी बात पर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं बजरंग बली का नाम लेने लगता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ने शुरू कर देता हूँ, अब फिर मैं रुकता नहीं। आखिरकार उसको लग गया कि मैं तो अपना असली रूप इसको दिखा चुकी हूँ, अब ये लड़का मेरे बस में कभी भी नहीं आएगा। तब वो निराशा भाव से वो मेरे कमरे से बाहर निकलती है। हाँ, मैं उसको जाता देखता हूँ, वो दरवाज़ा खुला भी नहीं, लेकिन वो गायब हो चुकी थी। सारी रात में डरा हुआ था, मुझे लग रहा था कि आसपास में ही है। जैसे हनुमान चालीसा पढ़ना बंद करूँगा, वो झपट्टा मार के आ जाएगी, अब फिर मुझे कच्चा ही खा जाएगी, इतनी भूखी थी वो। लेकिन जरा भी आहट होता था आसपास में, मैं डर जाता था कि शायद यहीं पर है, इंतज़ार कर रही है कि कब मैं हनुमान चालीसा पढ़ना बंद करूं और कब मुझे आकर के कच्चा खा ले। मैं रात भर हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। मैं इतना कभी ज़िंदगी में नहीं डरा था। जब सुबह हो जाती है, उस रास्ते पर लोगों के चलने की आवाज़ आती है, और तब मैं अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ। मैं गेट खोलता हूँ, अब रोड पर आ जाता हूँ। कच्चा ही रोड था और उस रोड पर कुछ लोग आते जाते दिखाई देते हैं। तब मैं सोच लेता हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मैं अब जान चुका था, बस इंतज़ार था कि चाचा जी आ जाए, चाचा जी आ जाए, कैसे भी करके। आखिरकार जब दोपहर हो जाता है, मैं रात में यहाँ पर रुकना ही नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि कैसे भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन लिया था। चाचा जी की गाड़ी देख करके मैं खुश हो जाता हूँ। चाचा जी आते हैं, गेट खोलता हूँ, अंदर पहुँचते हैं और कुछ दवाई वगैरह पौधे में डालने वाले को मुझे थैला पकड़ाते हैं। कहते हैं, मोहित ये दवा है और तुम्हारे पास ख़त्म हो गया था ना। अब मैं बेटा कई दिनों से आ नहीं पाया, जब कुछ ज़रूरी काम चल रहा था सेठ जी के घर पर, इसलिए मुझे मौका ही नहीं मिला। तब मैं कहने लगा, चाचा ये दवाई का मैं अब इस्तेमाल क्या करूँगा, मैं इस जगह पर रहना नहीं चाहता हूँ। चाचा भौचक्का हो जाते हैं, क्या बात है, तू तो कह रहा है कि ये जगह बहुत अच्छी है, अब मेरा मन लगने लगा है, तो बात क्या हो गई है। मैं जब वो पूरी घटना बताता हूँ ना, तो चाचा जी हिल जाते हैं और इसके बाद मुझे डांटना शुरू कर देते हैं। तुम्हें उस लड़की से दोस्ती करना क्यों मंजूर था, क्यों किए तुम ऐसा गलत काम क्यों किए। जब तुम उसको जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, तो तुम इस गेट खोल करके क्यों बुलाए उसको। गलती तुम्हारी है, अब देखो इस गलती को तुम्हें ही सुधारना पड़ेगा। जब तक कोई लड़का नहीं आ जाता, कोई आदमी नहीं आता, जब तक तुम्हें रोकना पड़ेगा। और तब मैं चाचा जी का पैर पकड़ लेता हूँ कि नहीं चाचा जी, अब मेरे से नहीं होगा। अगर मैं आज रात यहाँ पर रुक गया ना, तो वो मुझे मार डालेगी। अब ऐसा काम मत करो। तब चाचा जी को अब महसूस होता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, और तब कहते हैं कि चल गेट लॉक कर, अब देखते हैं कोई दूसरा बंदा हम देखेंगे। अब मैं तब जा कर के वहाँ से आज़ादी पाता हूँ, और उसके बाद मैं कभी भी उस जगह पर नौकरी करने नहीं गया। मैं अपने गांव में रह करके खेती बाड़ी करता हूँ, अब मैं खुशहाल हूँ। आप पूछते होंगे कि मेरे पिताजी क्या हुआ। हाँ, उस इलाज से उनको फ़ायदा हुआ था, और फिर वो अपने काम पर लौट गए थे। अब मैं अपने घर पर खेती बाड़ी में अब रम गया था। लेकिन उस घटना को मैं आज भी नहीं भूलता हूँ। मैं उस लड़की से अब गरीब समझ करके, अब मैं अपनी कैटेगरी की थी, मैं उससे प्रेम किया था। खाना पीना हर चीज़ को ध्यान रखता था। जब मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तब मैं बोलता हूँ कि दाल रोटी खा लो, लेकिन वो दाल रोटी थोड़ी खाने वाली थी, वो तो एक प्रेतात्मा थी और वो मुझे खाना चाहती थी। वो अपनी रूप में अब आने से अपने आप को रोक नहीं पाई थी। अगर अपना वो असली रूप नहीं दिखाती तो शायद मैं उसको समझ ही नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी मोहित जी की घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपना घटना, अपनी कहानी को आप मुझे भेज सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर, एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।